हेलो हेलो साथियों, मैं डॉक्टर अमृत आपके लिए आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जनसंख्या संरचना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जनसंख्या संरचना क्या होती है। मतलब किसी भी क्षेत्र में निवास करने वाले जनसंख्या के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता, आयु संरचना, भाषा संरचना, धार्मिक संरचना और प्रजातीय संगठन जैसे घटकों का समावेशित अध्ययन करना ही जनसंख्या संरचना कहलाता है। अब हम इन जनसंख्या संरचना के घटकों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, पहला घटक। तो वर्तमान में भारत की 68.84% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो इससे पहले 2011 की जनगणना के अनुसार 72.19% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती थी, जो अब ग्रामीण जनसंख्या के टोटल प्रतिशत को हम देखें तो 2001 से और 2011 में घट करके 68.84% रह गई है। इसी प्रकार से हम देखें कि मतलब गांवों की कुल जनसंख्या कितनी है हमारे यहाँ पे, तो गांवों की कुल संख्या है 6,40,800 के लगभग हमारे यहाँ कुल गांव है पूरे भारत में। और जनसंख्या के ग्रामीण जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत कौन से जिले में मिलता है। इसमें यह है कि किसी भी राज्य की कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में हम देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के रूप में कौन से राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर 90% ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। दूसरी बिहार में, वहाँ पर 88% ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। और तीसरी आसाम में, वहाँ पर लगभग 85% ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। अगर न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों को हम देखें तो सिक्किम, मिजोरम और गोवा में न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। और उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल भारत में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाले राज्य हैं। इसके बाद में है नगरीय जनसंख्या। तो नगरीय क्षेत्र क्या होते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पर कम से कम 75% जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी हुई है एवं वहां पर जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास कर रहे हों, ऐसे क्षेत्र नगरीय क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं। हमारे यहाँ पर वर्तमान में नगरीय जनसंख्या 31.16% है, जो 2001 में 27.8% थी, जिसमें वृद्धि हुई है। 2011 में भारत में नगरों की कुल जनसंख्या, मतलब टोटल नगरों की संख्या कितनी है? 7,935। यहाँ पे हमारे कुल टोटल नगर हैं। नगरों की संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा नगर तमिलनाडु में पाए जाते हैं, 721। और कुल शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में हम देखें कि कौन से राज्य में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या पाई जाती है, तो सबसे अधिक गोवा में 62%, दूसरे नंबर पर मिजोरम में 52%, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु में 48% शहरी जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के हिसाब से कौन कौन से? ये तो थे सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में, और अब है सर्वाधिक शहरी जनसंख्या के कुल संख्या के रूप में। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश,
और तमिलनाडु में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि वहां पर सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। भारत में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के कारण, मतलब क्या कारण है कि भारत में नगरों में जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती चली जा रही है? कोई तो कारण है इनके पीछे। तो कारण नंबर 1, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का अभाव, जिसके कारण लोगों का पलायन हो रहा है। नगरों में गांवों की बजाय अधिक सुविधाओं का होना, नगरों में आकर्षण का केंद्र होना, नगरों में ग्रामीण क्षेत्र की बजाय शिक्षा का अधिक प्रसार होना, नगरों में औद्योगिकरण, परिवहन और संचार के साधनों की सुविधा, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्य का अलाभकारी होना, लघु एवं कुटीर उद्योगों की समाप्ति हो जाना, शिक्षा का प्रसार होना आदि सुविधाओं के कारण नगरीय क्षेत्र जनसंख्या को आकर्षण करने में लोगों को लुभा रहे हैं। अब दूसरा टॉपिक है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को हम लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 940 है, जो विश्व के लिंगानुपात से जो लगभग 984 है, इससे बहुत कम है। हमारे यहाँ लिंगानुपात लगातार कम होता चला जा रहा है। हमारे यहाँ अगर हम देखें तो 1901 में लिंगानुपात 972 था, जो 1951 में घट करके 946 पर आ गया है। फिर हम देखें तो 1991 में लिंगानुपात 927 हो गया, जो यह न्यूनतम था। इसके बाद में 2001 में यह बढ़ करके 933 हुआ और उसके बाद में वर्तमान में 2011 में यह बढ़ करके 940 हो गया है। लेकिन फिर भी यह विश्व के देशों से देखा जाए, औसत रूप से देखा जाए तो लिंगानुपात हमारे यहाँ काफी कम है। भारत में लिंगानुपात कम होने के अनेक कारण हैं। एक तो यहाँ पर कन्याओं की भ्रूण हत्या पहले ही कर दी जाती है और बालकों को प्राथमिकता दी जाती है। स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा बहुत ज्यादा है। तीसरा, स्त्रियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का बहुत ही कमजोर होना। चौथा, बाल विवाह के कारण अधिकांश महिलाओं की प्रसव काल में ही मृत्यु हो जाती है। पांचवा, सामाजिक कार्यों में पुरुषों की प्रधानता है, महिलाओं को हमेशा कमतर ही आंका जाता है। छठा, बालिका शिक्षा का हमारे यहाँ काफी अभाव है। इसलिए इन कारणों से भारत में लिंगानुपात काफी कम है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात अगर हम देखें तो केरल में पाया जाता है, जो लगभग 1084 है, और इसके बाद में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का है, जिसका लिंगानुपात 995 है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश का स्थान आता है और उसके बाद में छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। तो भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है, जहां 879 स्त्री प्रति 1000 पुरुषों पर है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर का स्थान आता है और उसके बाद में तीसरे स्थान पर सिक्किम का स्थान आता है। तो सबसे कम स्थान वाले राज्यों को हम देखें तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में, दूसरे नंबर पर
जम्मू कश्मीर में, तीसरे नंबर पर सिक्किम में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो सर्वाधिक लिंगानुपात पांडिचेरी में पाया जाता है, जो लगभग 1038 है। और न्यूनतम लिंगानुपात अगर हम देखें तो दमन द्वीप में 618 है। 2011 के दशक में सर्वाधिक लिंगानुपात में गिरावट दमन द्वीप में हुई है, जो कि 92 में दर्ज की गई है, जबकि एक दशक में सर्वाधिक वृद्धि हम लिंगानुपात में देखें तो मिजोरम में हुई है, और सबसे कम वृद्धि अगर हम देखें तो उत्तराखंड में लिंगानुपात में वृद्धि हुई है। जनसंख्या संरचना में तीसरा टॉपिक है आयु संरचना। जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूहों में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। आयु संरचना में यह ज्ञात किया जाता है कि विभिन्न आयु वर्गों में लोगों का प्रतिशत कितना कितना है। अगर हम आयु वर्गों के अनुसार हम हमारी जनसंख्या को बांटें तो हम हमारी जनसंख्या को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें किशोर, प्रौढ़ और वृद्ध 3 भाग कर सकते हैं। इनकी आयु के अनुसार हम देखें तो 0 से 14 वर्ष तक की आयु के लोगों को किशोर बोला जाता है, और 15 से 59 वर्ष की आयु तक के लोगों को प्रौढ़ बोला जाता है, और 60 वर्ष से अधिक के आयु के लोगों को वृद्ध बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि किशोर कुल जनसंख्या का 29.5% जनसंख्या है, और प्रौढ़ कुल जनसंख्या का 62.5% जनसंख्या है, और वृद्धों की जनसंख्या कुल जनसंख्या में से 8% जनसंख्या है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किशोर जो 15 वर्ष से कम के हैं और वृद्ध जो 60 साल से अधिक के हैं, इन्हें हम आश्रित जनसंख्या कहते हैं। और जो प्रौढ़ हैं, जो 15 से और 59 साल के बीच में हैं, इसे हम कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। जिस भी देश में आश्रित जनसंख्या अधिक होती है, मतलब किशोर और वृद्धों की जनसंख्या अधिक होती है, वहां पर इनके ऊपर अधिक व्यय होता है, उस देश का आर्थिक विकास धीमा होता है। जबकि जिस देश में अधिक कार्यशील जनसंख्या होती है, वहां की जनसंख्या उस देश के संसाधनों का दोहन करने में सहायक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक आर्थिक विकास होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आयु संरचना का देश के आर्थिक विकास पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अगर हम बाल जनसंख्या हम देखें तो भारत की कुल जनसंख्या का 13.12% बाल जनसंख्या है, और सर्वाधिक बाल जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है। जबकि प्रतिशत की दृष्टि से हम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या बाल जनसंख्या मेघालय में, बिहार में, और न्यूनतम बाल जनसंख्या है तमिलनाडु में, गोवा में, केरल में, जो 10% से भी कम है। जनसंख्या संरचना में अगला पॉइंट है भारत में धार्मिक संरचना। भारत विश्व के 4 प्रमुख धर्म हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इन धर्मों की जन्म स्थली है। यहाँ पर इनके अलावा मुसलमान, ईसाई, पारसी, बौद्ध आदि भी अनुयायी निवास करते हैं। भारत की धार्मिक संरचना में व्यापक रूप से जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तब काफी परिवर्तन देखा गया था। विभाजन से पूर्व हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म की संख्या काफी थी, बहुत ज़्यादा, और मुसलमान धर्म की संख्या भी काफी थी। लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ से भारत में से पाकिस्तान और बांग्लादेश जब अलग देश बने तो हमारे यहाँ पर
तुलनात्मक रूप से मुसलमान धर्म की संख्या घट करके कम रह गई और हिंदुओं की संख्या अचानक से बढ़ गई। वर्तमान में भारत एक हिंदू प्रमुख धर्म है, हिंदू प्रधान देश है। वर्तमान में हिंदू यहाँ पर लगभग 79.56% हमारे भारत में निवास करते हैं। लगभग 80% हिंदू धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। उसके बाद में मुसलमानों का नंबर आता है जो लगभग 15% लोग यहाँ पर निवास करते हैं। अगर इसको फिक्स देखें हम तो 14.31% हमारे यहाँ मुसलमान निवास करते हैं। भारत में हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या निवास करती है, लगभग 95% जनसंख्या। मिजोरम में 3.5% जनसंख्या न्यूनतम हिंदू निवास करती है, जबकि सर्वाधिक मुसलमान जनसंख्या लक्षद्वीप में, जम्मू कश्मीर में निवास करती है और सबसे कम मुस्लिम जनसंख्या मिजोरम में निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से हम देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मुसलमान निवास करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर ईसाई हैं 2.3%, उसके बाद में सिख हैं 1.7%, उसके बाद में बौद्ध हैं 0.7%, उसके बाद में जैन हैं 0.4% और उसके बाद में अन्य धर्म के लोग पाए जाते हैं जो 0.8%। अगर हम इनको क्रम से देखें तो हमारे यहाँ सबसे अधिक हिंदू, दूसरे नंबर पर मुसलमान, तीसरे नंबर पर ईसाई, चौथे नंबर पर सिख और पांचवें नंबर पर बौद्ध और छठे नंबर पर जैन निवास करते हैं। यह जनसंख्या संरचना का आधा भाग था और इसका अगला पार्ट में आप जनसंख्या संरचना के आधे भाग को देखोगे। थैंक यू।